हेलो फ्रेंड्स, हम पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं। पार्लियामेंट में हमारा सेकंड पार्ट है। क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर था तो इसलिए हमने इसको दो पार्ट में बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, कुल मिलाकर के हम बिल्स की बात कर रहे हैं और यहां से क्वेश्चन बनते हैं। आर्टिकल भी पूछे जाएंगे, बिल का टाइप भी पूछा जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल भी पूछा जाएगा कि कौन सा बिल मतलब गवर्नमेंट बिल जो है वो क्या है, प्राइवेट बिल क्या है, ऑर्डिनरी बिल क्या है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। उनको पास करने का प्रोसीजर क्या है, बिल लॉ कब बन जाता है। तो देखिए, बिल एग्जैक्टली क्या है, कोई भी गवर्नमेंट प्रपोजल जो लाया गया है पार्लियामेंट में उसको बिल बोलते हैं। जब ये पास हो जाएगा और फिर जब इस पे पार्लियामेंट के पास होने के बाद दोनों हाउस से, या अगर कुछ ऐसा है कि एक हाउस से पास हो दूसरे हाउस का, जैसे मनी बिल हो गया, कोई उसके पास पावर नहीं है, तो फिर क्या होगा कि ये बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट अगर इस पे साइन कर देते हैं तो फिर ये लॉ बन जाता है। ठीक है, तो देखिए इंट्रोडक्शन मतलब अगर ऑर्डिनरी बिल की हम बात करें तो ऑर्डिनरी बिल का ये जो इंट्रोडक्शन और फर्स्ट रीडिंग जो है ना, मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूसेस द बिल आइदर हाउस एक्सेप्ट मनी बिल। क्लियर है। अगर ऑर्डिनरी बिल है, मतलब मनी और फाइनेंस बिल जो है, वो फाइनेंस बिल में भी कुछ क्लॉजेस हैं ऐसे, पर अगर मनी बिल नहीं है और वो क्या है, सिंपल बिल है, तो उसको क्या किया जाएगा, ऑर्डिनरी बिल है तो उसको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, किसी भी बिल को इंट्रोड्यूस करने के कुछ क्राइटेरिया हैं। जैसे मान लीजिए ऑर्डिनरी बिल कोई आता है और वो कोई प्राइवेट मेंबर का मतलब ये नहीं है कि आउटसाइड द पार्लियामेंट, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होंगे। जो भी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा ही किया जाता है। गवर्नमेंट मेंबर का मतलब होता है कि कोई मिनिस्टर कर रहे हैं, ये मिनिस्टर नहीं करेंगे, सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करेंगे। तो ये याद रखना कि ऐसा नहीं है कि आउटसाइड और प्राइवेट मेंबर हम पढ़ते हैं तो हमें क्या होता है कि कई बार नॉलेज नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशन का और हमको ये लगता है कि ये कोई प्राइवेट मेंबर का मतलब ये है कि कोई आउटसाइडर आकर के इंट्रोड्यूस कर देंगे। ऐसा नहीं है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही इंट्रोड्यूस करते हैं, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात क्या होता है कि जब भी बिल इंट्रोड्यूस होगा तो इसके लिए क्या कहा जाएगा कि आप पहले बिल की एक जनरल समरी दे दीजिए। ठीक है, समरी मतलब किस पर्पस के लिए लाया गया है, टाइटल क्या है। देन आफ्टर इसको क्या किया जाएगा, गजेटियर में पब्लिश किया जाएगा और गजेटियर में पब्लिश होने के बाद फिर इसके जो जनरल प्रोसेस है वो पास किए जाएंगे। मतलब ये वहां पे फिर इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन चलेगा हाउस में एंड देन आफ्टर सेकंड रीडिंग के लिए जाएगा। यहां पर इसको बहुत सारे चरणों से, मतलब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी बिल का वो सेकंड पार्ट है। अब इंडियन गजेटियर क्या होता है, तो भारत सरकार का राजपत्र होता है जो आम जनता को इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है। तो देखिए फर्स्ट रीडिंग क्या है, मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस द बिल आइदर हाउस, किसी भी हाउस में आ सकता है। फर्स्ट रीडिंग हो जाएगा इसका और फर्स्ट रीडिंग के बाद फिर क्या होगा, सेकंड रीडिंग के लिए जाएगा और सेकंड रीडिंग में इसको 3 स्टेजेस से ABC आप कर सकते हैं, गुजरना पड़ेगा। क्लियर है। जैसे कि जनरल डिस्कशन, कमिटी स्टेज, मतलब जनरल डिस्कशन होगा कि बिल क्या है, कैसा है। ठीक है। फिर कमिटी स्टेज, इसकी एक एक हार्ड कॉपी भी सबको दी जाएगी, ये भी आप याद रखना। ठीक है। तो कमिटी लेवल पे इसके वो होंगे, मतलब जो भी रिलेटेड कमिटीज हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी हमने पढ़ा था, वो कैबिनेट कमेटी या जनरल कमेटी जो भी है, उनको स्टैंडिंग कमिटीज को दिया जाएगा और कमेटी जो है वो जाकर के क्या करेगी, इसकी एग्जामिन करेगी। क्लियर है। मतलब अगर बिल इंट्रोड्यूस हुआ, इंट्रोडक्शन के बाद क्या हुआ, उसको गजेटियर में, मतलब फर्स्ट रीडिंग हो गया, गजेटियर में पब्लिश हो गया, एक्सेप्ट कर लिया गया है बिल को। अब यहां पर क्या होगा, कमिटी बेस्ड इसका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है। जनरल डिस्कशन के बाद फिर क्या होगा, कंसिडरेशन स्टेज आएगा, क्लॉज बाय क्लॉज, मतलब एक एक क्लॉज को बोला जाएगा कि आप लोग रीड करते जाइए और क्लॉज बाय क्लॉज इस पे अपने सहमति बताते जाइए कि क्या है, कैसा है। ठीक है। कुछ अगर अमेंडमेंट लग रहा है तो वो भी मार्क किया जाएगा वहां पे। फिर आएगी थर्ड रीडिंग के बाद फाइनल डिस्कशन एंड वोट। अब यहां पर क्या होगा कि जब सभी लोगों ने अपने अपने मतलब एक एक क्लॉज पे, एक एक पॉइंट पे उसका डिस्कशन हो गया, जो रिकमेंडेशंस थे कुछ एक्सेप्ट होंगे, कुछ वो होंगे, फिर डिबेट होगा। देन आफ्टर थर्ड स्टेज आएगा, क्या फाइनलाइज किया जाए कि बिल का करना क्या है। अब अगर लगता है कि बिल ठीक है, बढ़िया है, सारी चीजें सहमति हो गई, क्लॉज बाय क्लॉज एकदम उसकी रीडिंग हो गई, एग्जामिन हो गया, तो फिर क्या किया जाएगा, वोटिंग किया जाएगा और वोट में अगर पास हो जाता है वो, ठीक है, तो सेंड कर दिया जाएगा कहां पे, सेंड टू द अदर हाउस। मतलब जैसे मान लो लोकसभा में आया था कोई बिल, लोकसभा में क्या हुआ, इसकी फर्स्ट रीडिंग हुई, सेकंड रीडिंग हुई, देन थर्ड रीडिंग हुई, थर्ड रीडिंग में वोट हो गया। तो वोटिंग स्टेज किसमें होता है ये भी पूछा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज कौन सा है, तो सेकंड स्टेज है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है।
फिर इसके बाद क्या होगा कि इस पे वोटिंग के बाद इसको राज्यसभा को पहुंचाया जाएगा। मैं जनरल बिल की बात कर रहा हूं, ठीक है, और कोई भी बिल हो राज्यसभा को पहुंचाया जाएगा। फिर राज्यसभा के पास आने के बाद यहां पर भी इसको सेम प्रोसेस से गुजरना होगा, और अगर यहां से भी पास हो जाता है तो फिर ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और फिर प्रेसिडेंट इस पे साइन अगर कर देते हैं तो वो बिल बन जाएगा, मतलब लॉ बन जाएगा। अदरवाइज हो सकता है कि राज्यसभा इसको बिल्कुल कोई वही नहीं दे, मतलब कोई रिएक्शन ही नहीं दे, 6 महीने तक होल्ड किए रहे या उससे ज्यादा, तो फिर 6 महीने बाद इसमें ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है आर्टिकल 108 लगा करके। या मान लो राज्यसभा बोले कि नहीं नहीं ये इसमें रिकमेंडेशन है, तो फिर इसको यहां से पास होकर के रिकमेंडेशन मान करके अगर पहुंचा देते हैं तो यहां से पास हो जाएगा। और फिर यहां से पास होने के बाद मतलब कुल मिलाकर के इसको पहले हाउस से पास होना है। राज्यसभा के पास 3 राइट है, या तो राज्यसभा या मतलब जो भी सेकेंड हाउस है, मतलब अगर इधर आया तो लोकसभा में आया तो राज्यसभा में पहुंचाया जाएगा, और राज्यसभा में आया तो फिर वहां से पास होकर के लोकसभा को पहुंचाया जाएगा। अब मान लो हमने लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया था तो राज्यसभा को पहुंचाया है। अब राज्यसभा के पास 3 बातें हैं, या तो बिल को पास कर दे, या कुछ रिकमेंड कर दे कि ये चेंजेस चाहिए, या पूरे बिल को डिनाई कर दे, या बिल को होल्ड कर ले। ठीक है, तो अब होल्ड कर लिया तो बात ही खत्म, पास कर दिया तो बात ही खत्म। 3 तरह के और भी उसके पास प्रिविलेजेस हैं जो वो यूज कर सकता है। क्लियर है? अगर यहां से पास हो गया तो फिर प्रेसिडेंट के पास जाकर के लॉ बन जाएगा। देखिए अदर हाउस में बिल जब जाता है तो क्या होता है, फॉलो सिमिलर 3 रीडिंग्स में पास्ड, अमेंड और रिजेक्ट। अब वो या तो पास कर देंगे, अमेंड कर देंगे, या रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, या विथहोल्ड भी कर सकते हैं। रिजॉल्विंग डिसएग्रीमेंट फॉर ऑर्डिनरी बिल्स इफ डेडलॉक। अब देखिए अगर मान लीजिए कोई ऑर्डिनरी बिल है, मतलब जनरल बिल तो है ही, ऑर्डिनरी बिल अगर है ये, तो क्या होगा, तो अगर डेडलॉक की स्थिति कब आती है ये भी पूछा जाता है। तो लगभग 6 महीने तक ये बिल पे कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे, बोले पड़े रहने दो। ठीक है, तो पड़े रहने दो तो फिर क्या होगा, उस बिल पे वोटिंग स्टार्ट होगी, सॉरी ज्वाइंट सिटिंग कर सकते हैं प्रेसिडेंट अगर चाहें तो आर्टिकल 108 ज्वाइंट सिटिंग का यूज कर सकते हैं। और ज्वाइंट सिटिंग में फिर क्या है आप जानते हैं, मेजोरिटी हमेशा लोकसभा की होती है वहां पे। फिर ज्वाइंट सिटिंग हम देखेंगे, वहां पे प्रेसाइडिंग भी ऑफिसर कौन होंगे, तो हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा होंगे। ठीक है, तो ऐसी चीजें चलेंगी। देखिए फिर उसके बाद अगर यहाँ से डेडलॉक हो सकता है, ज्वाइंट सिटिंग में भी समन आर्टिकल 108। तो अगर डेडलॉक की स्थिति आ गई या ऐसा हो गया कि उन्होंने रोक दिया 6 महीने तक, तो ज्वाइंट सिटिंग हो जाएगी। और अगर उससे पास हो जाता है तो फिर क्या होगा, प्रेसिडेंट असेंट के लिए जाएगा, आर्टिकल 111 हमने पढ़ रखा है ये। ठीक है, 111 असेंट टू द बिल। अब प्रेसिडेंट के पास फिर वही बात है, बिल बिकम लॉ ओनली आफ्टर असेंट, प्रेसिडेंट में असेंट, विथहोल्ड और रिटर्न एक्सेप्ट मनी बिल। अब देखिए मनी बिल के केस में क्या होता है कि प्रेसिडेंट, मनी बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो, इनमें क्या होता है कि वो पहले ही प्रेसिडेंट, ये मनी बिल जो है वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से आया, मतलब पहले उनको पहुंचाया जाता है, वो फिर अलाउ करते हैं, देन आफ्टर वो बिल इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अब मनी बिल को ये नहीं रिटर्न कर सकते हैं, सिर्फ वो क्या कर सकते हैं, इसको रिकमेंड के लिए, मतलब वो रिकमेंड बोल रहा हूँ सॉरी, उस पर या तो विथहोल्ड कर सकते हैं या फिर क्या करेंगे, असेंट दे देंगे। ठीक है, नॉर्मल बिल में वो क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं कुछ रिकमेंडेशन के लिए। लेकिन एक बात और याद रखना कि एक बिल पे एक जो अपना वो है वीटो है वो एक ही बार लगेगा, मतलब कोई भी बिल पे जैसे मान लो रिटर्न कर दिए और पार्लियामेंट ने कोई इसमें अमेंडमेंट किया ही नहीं, एज इट इज पहुंचा दिया, जैसा था वैसा ही पहुंचा दिया और बोला कि अब तो ये बिल हमें चाहिए, तो प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना, मनी बिल के केस में क्या हो सकता है, वो वीटो नहीं लगा सकते, ये याद रखना। हाँ, विथहोल्ड जरूर कर सकते हैं, अगर मनी बिल को चाहे तो विथहोल्ड कर सकते हैं। अब पब्लिक बिल क्या होता है, जिसको गवर्नमेंट बिल भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, पब्लिक बिल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए पब्लिक बिल क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें सबसे पहले होगा कि इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, इसीलिए तो इसका नाम गवर्नमेंट बिल है। तो इसको मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते हैं। रिफ्लेक्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज, यूजुअल हैज ग्रेटर चांसेस ऑफ पासेस। क्लियर है, मतलब इसके मैक्सिमम चांसेस हैं पास होने के। क्यों? क्योंकि पहले ही रूलिंग पार्टी के जो मिनिस्टर्स हैं वो ले आ रहे हैं, मिनिस्टर ला रहे हैं। ठीक है, ड्राफ्टेड बाय लॉ मिनिस्टर, डिटेल्ड कंसल्टेशन। अब ये क्या होता है कि एग्जैक्टली लॉ मिनिस्ट्री के अंदर में जो एक्सपर्ट कमेटी होगी वो बनाएंगी और लॉ कमीशन उसको अपना जो वो है लॉ मिनिस्ट्री है वो पूरा उसको देखेगा, एंड देन आफ्टर अप्रूव करेगा लॉ मिनिस्ट्री, फिर वो आकर के इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, मोस्ट मेजर लॉ आर पब्लिक बिल्स, जैसे बजट लॉ हो गया, रिफॉर्म हो गया, कुछ भी ऐसा हो। अब एक चीज और है, अगर मनी बिल ऐसा कोई बिल आया है, सॉरी जो गवर्नमेंट बिल है, या आप ये समझिए पब्लिक बिल है, अगर ये पास नहीं होता है तो वहां पर सरकार गिर जाएगा। मतलब ये कॉन्फिडेंस एक तरीके से ये बताता है कि इनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ये लोग बिल ले आए, इनके मिनिस्टर बिल ले आए और बिल पास ही नहीं हुआ, तो वो दिक्कत हो सकता है ना।
तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, तो इंट्रोड्यूस बाय एनी एमपी नॉट अ मिनिस्टर। अब आप पॉलिटी के बुक में देखोगे ना, हमने एनी एमपी इसलिए लिख दिया है कि प्राइवेट मेंबर भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है, ऐसा दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के बुक में। पर यहाँ पर चूंकि प्राइवेट मेंबर क्या है, मतलब मिनिस्टर नहीं है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो होंगे ही जो बिल ले आएंगे, तो ऐसा हमने इसलिए यूज किया है। एम्स टू ड्रॉ अटेंशन टू स्पेसिफिक इशू और अल्टरनेटिव पॉलिसीज। क्लियर है। वेरी फ्यू बिकम लॉ, मतलब बहुत कम चांसेस, अब चूंकि प्राइवेट मेंबर ले आए हैं तो इसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि ये पास हो जाए। पर ऐसा नहीं कि नहीं होता, कई बार हो भी जाता है, कुछ अच्छी चीजें आई हैं और अगर लगा गवर्नमेंट को कि नहीं ये पास होना चाहिए तो हो जाएगा। बट दे इन्फ्लुएंस डिबेट। क्लियर है। डिस्कस्ड ऑन फ्राइडे, जुम्मे के दिन, इन लोकसभा व्हेन टाइम परमिट्स। क्लियर है। जब टाइम इनको दिया जाएगा तो जनरली, अब ये फ्राइडे नहीं भी याद करो जुम्मे के दिन तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर याद रख लो तो अच्छी बात है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी नहीं कि हाँ कब डिस्कस होता है एकदम फ्राइडे को ही होगा, ऐसा नहीं है। अब थोड़ा बहुत अगर याद रख लो तो जनरली है, मतलब एक ऐसा है कि फ्राइडे को इसको डिस्कस कर लेंगे, हम लोगों ने डेट एक डिसाइड कर लिया। मनी बिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, मनी बिल, फाइनेंस बिल, ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है। अब देखिए मनी बिल क्या होता है, आर्टिकल 110 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 110 क्या कहता है कि मनी बिल होगा। मनी बिल में सबसे पहले आप याद रखिए कि कौन सा बिल मनी बिल है और कौन सा बिल मनी बिल नहीं है। इसका डिसीजन कौन लेता है, तो ये लोकसभा के स्पीकर लेते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा। बहुत अच्छे से याद रखना, लोकसभा के स्पीकर जो हैं वो इसका डिसीजन लेंगे कि कोई बिल मनी बिल है कि नहीं है। अगर वो मनी बिल होता है, अगर वो मनी बिल होता है तो वो क्या होगा, प्रेसिडेंट के रिकंसिडरेशन या प्रेसिडेंट के उसके अप्रूवल के लिए रख दिया जाएगा। मतलब पहले प्रेसिडेंट से पूछा जाएगा, देन आफ्टर वो बिल इसमें आएगा, लोकसभा में आएगा। अच्छा, मनी बिल में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, मनी बिल का पूरा पावर किसके पास होता है, तो लोकसभा के पास होता है। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है। राज्यसभा के पास कोई बहुत ज्यादा पावर नहीं है, मनी बिल पास होने के बाद लोकसभा से पहुंचा दिया जाता है राज्यसभा को। पर राज्यसभा में क्या होता है कि वो या तो 14 दिन तक रोक लें या कोई रिकमेंडेशन दे दें। अब रिकमेंडेशन मान ले लोग तो ठीक है, नहीं माने तो भी कोई दिक्कत नहीं, 14 दिन लोग रोक लिए तो अपने आप पास माना जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो मतलब राज्यसभा के पास बहुत ज्यादा इसके लिए कोई पावर वगैरह नहीं है, ऐसे याद रख लीजिए। डील ओनली विथ टैक्सेशन, बोरोइंग, कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड, एप्रोप्रिएशन, अब एक्सेट्रा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मनी बिल क्या हो सकते हैं, तो भाई टैक्सेशन हो सकता है, बोरोइंग हो सकता है, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड हो सकता है, कंटीजेंसी फंड से रिलेटेड कोई बिल हो सकता है, मतलब इनसे रिलेटेड कोई बिल हो सकते हैं। कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मनी बिल कहां आता है, तो ये हमेशा इसका इंट्रोडक्शन कहां होगा, लोकसभा में होगा। ठीक है। एंड ओनली ऑन प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन। मैंने पहले ही बोला कि पहले प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से आएगा, इस पे इसलिए प्रेसिडेंट वीटो नहीं लगा पाते हैं। ठीक है। हाँ, विथहोल्ड कर सकते हैं। देखिए, राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड, कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन। अब ये क्या है कि राज्यसभा के पास कोई बहुत पावर नहीं है। हाँ, अगर यहां से लोकसभा से पास होकर के वो चला गया तो राज्यसभा क्या कर सकता है, उस पर कुछ रिकमेंडेशंस दे सकता है कि आप ये कर लीजिए, अच्छा हो जाएगा बिल और बढ़िया। ठीक है। विद इन 40 डेज, अगर 14 दिन में नहीं दिया उनने कोई रिकमेंडेशन, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, तो अपने आप पास माना जाता है। ठीक है। लोकसभा में एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ये भी ध्यान रखना कि 14 दिन में अगर उन्होंने डिसीजन नहीं लिया तो वो पास तो है ही, और जो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है वो भी अगर लोकसभा चाहे तो माने, नहीं माने चाहे तो नहीं माने। क्लियर है। तो ऐसे याद रखना कि राज्यसभा के पास मनी बिल के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा कोई पावर नहीं है। ठीक है। स्पीकर्स सर्टिफाइड दैट बिल इज मनी और नॉट एंड इट इज फाइनल। ये याद रखना, ऐसा है ये कि कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं, ये कौन डिसाइड करता है, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा करते हैं, कोई और नहीं करता है। ठीक है। कई बार हमारे दिमाग में आता है कि प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन से आ रहा है या प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से आ रहा है, तो प्रेसिडेंट डिसाइड करते होंगे, नहीं, वो स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करते हैं। क्लियर है। प्रेसिडेंट कैन ओनली असेंट और विथहोल्ड, कैन नॉट रिटर्न। मतलब प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 111 के तहत असेंट टू द बिल जो है उसमें बस ये है कि या तो वो उस पर अपना साइन कर दें, मतलब उसको लॉ बना दे, पास कर दें तो साइन करके, या उसको विथहोल्ड कर दे, पॉकेट विटो काइंड ऑफ कुछ लगा दें। क्लियर है। अदरवाइज उसको रिकंसिडरेशन या किसी चीज के लिए रिटर्न नहीं कर सकते हैं। ऑर्डिनरी बिल क्या होते हैं, कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस। अब ऑर्डिनरी बिल क्या, सामान्य बिल लोकसभा में आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है। नो प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन नीडेड। अब ये ध्यान रखना कि जो सामान्य बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल होते हैं, इनमें प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये किसी के भी द्वारा
लाया जा सकता है, मतलब किसी भी हाउस में सॉरी आ सकता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, ठीक है। इसको पास करवाने में कोई बहुत ज्यादा प्रोसीजर भी नहीं है, देख लेना। बोथ हाउस हैव इक्वल पावर, दोनों में डिसएग्रीमेंट में लीड टू ज्वाइंट सिटिंग। अब देखो जो जनरल बिल होते हैं ना, ऑर्डिनरी बिल जो होते हैं, इन्हीं में क्या होता है, ज्वाइंट सिटिंग होता है। ऐसे याद रख लो आप, मोटे तौर पे काम बन जाएगा। जैसे मान लो कोई बिल गया लोकसभा से, राज्यसभा ने 6 महीने कोई कंसेंट ही नहीं दिया, या लोकसभा राज्यसभा से लोकसभा ने कोई वो नहीं दिया, और बिल लगता है कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, ज्वाइंट सिटिंग का समनिंग कर सकते हैं। मतलब प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि दोनों हाउस को साथ में बिठा दें। क्लियर है? तो ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। आर्टिकल 108 बार बार रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इमरजेंसी कंडीशन में ऐसे याद रखो कि दोनों हाउस को साथ में बिठाया जाएगा, और जब भी साथ में बिठाया जाएगा तो स्पीकर जो है वो प्रेसिडेंट करेंगे, मतलब वो लोकसभा के जो स्पीकर है वो उसका संचालन करेंगे। ठीक है। प्रेसिडेंट कैन रिटर्न वंस फॉर रिकंसिडरेशन एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। क्लियर है? मैंने पहले ही बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे ऐसा नहीं होता है, रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजा जाता है, बाकी मतलब वीटो नहीं लगता है, ऐसे याद रख लो थोड़ा बहुत तो काम बन जाएगा। पर इसको प्रेसिडेंट रिटर्न कर सकते हैं जो ऑर्डिनरी बिल है। क्लियर है? इस पे मतलब वीटो, पूरे तीनों वीटो के अधिकार है उनके पास, वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। अगर आपको वीटो में कोई डाउट हो रहा है तो आप जाकर के प्रेसिडेंट देख सकते हैं। प्रेसिडेंशियल पावर जो हमने पिछले क्लास में कवर किया हुआ है उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि बार बार वो चीजें समझाना थोड़ा सा मतलब हेक्टिक हो जाएगा, ऑलरेडी चैप्टर बहुत बड़ा है। ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस, आर्टिकल 108, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपके दिमाग में कुछ चीजें एकदम बैठी हुई होनी चाहिए कि एग्जाम में आया और सट आपने लगाया। मतलब 80% क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो देखते ही सॉल्व हो जाए, 20% होगा तो वहां पे फिर दिमाग लगाएंगे कि क्या करना है। ठीक है। देखिए, कॉल बाय द प्रेसिडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ज्वाइंट सिटिंग की कॉलिंग कौन करता है, या ज्वाइंट सिटिंग के लिए कौन बुलाता है दोनों हाउस को, तो ये प्रेसिडेंट बुलाते हैं। ठीक है। टू रिजॉल्व डेडलॉक, अब डेडलॉक क्या है, कोई बिल जरूरी है, लग रहा है कि पास होना चाहिए और वो कोई हाउस ने रोक दिया या पास ही नहीं हो रहा है, तो इसके लिए ऑन एन ऑर्डिनरी बिल, पहला, ये बहुत सारे क्वेश्चन एक लाइन से सब क्वेश्चन है। ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलाएगा, प्रेसिडेंट बुलाएंगे। किस तरह के बिल पे ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाता है, तो ऑर्डिनरी बिल के लिए बुलाया जाता है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। किस कंडीशन में बुलाया जाता है, तो जब डेडलॉक की कंडीशन हो। ठीक है। वन हाउस रिजेक्ट्स द बिल और हाउस फाइनली डिसएग्री ऑन अमेंडमेंट्स। अब देखो, एक कोई हाउस है जो रिजेक्ट कर दिया बिल को, और हमें लग रहा है कि ये बिल तो पास होना ही चाहिए, तो जो मेजोरिटी की पार्टी है वो क्या करेगी, बैठेगी साथ में, और 500 प्लस लोग बैठेंगे अपने तो लोकसभा के, और राज्यसभा के बेचारे हैं ही कितने कम है, तो वो भी आएंगे। अब फिर आप समझ लीजिए बिल पास होने के चांसेस कितने हैं लोकसभा का अगर बहुमत है तो। ठीक है। कब होगा, तो मोर देन 6 मंथ इलेप्स विदाउट द सेकेंड हाउस पासिंग द बिल, मतलब जो भी हाउस है सेकेंड हाउस से अगर पास नहीं हो रहा है, वो 6 महीने तक रोक के रखा गया है, या रिजेक्ट कर दिया गया है, या ये डिसएग्री कर दिया गया है अमेंड करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, मतलब आपस में लड़ भिड़ लिए और बिल पास नहीं हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी। देखिए, की पॉइंट्स इसके क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप थोड़ा सा कान खोल के पढ़ते रहना। स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रेसाइड्स, मतलब जो सभा का संचालन करेगा ज्वाइंट सिटिंग का, वो कौन करता है। तो हमें कई बार क्या लगता है, दिमाग से फिर ज्यादा पढ़ लेते हैं तो दिमाग लगाते हैं, तो हम ये सोचेंगे कि देखो सेकंड पोस्ट किसका है, वाइस प्रेसिडेंट का है, और वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, तो क्यों ना हम उन्हीं से प्रेसाइडमेंट करवा लें, और वही प्रेसाइडिंग ऑफिसर होंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। कौन होगा, तो ये होंगे लोकसभा के स्पीकर। क्लियर है? अगर वो नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर करेंगे संचालन, वो भी नहीं है तो फिर राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन करेंगे। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं करते, मतलब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है, इट मींस वाइस प्रेसिडेंट, वो नहीं करेंगे बैठक, संयुक्त बैठक का संचालन नहीं करेंगे। ठीक है। मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन नॉट बी रेफर्ड टू ज्वाइंट सिटिंग। आप जानते हैं मनी बिल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उन पे कभी भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकता। पहला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से बिल हैं जिनमें ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकता, तो मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में ज्वाइंट सिटिंग नहीं होता है। डिसीजन इज बाय सिंपल मेजोरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके लिए कोई स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं होती। जो भी लोग आए हुए हैं उनमें जिधर ज्यादा वोट डल जाए, मतलब जैसे मान लो कि उस दिन 300 लोग आए और 300 में से 151 लोगों ने कह दिया कि बिल पास है, तो बिल पास है। ठीक है, मतलब हाफ से एक ज्यादा, तो जिधर जो भी स्ट्रेंथ है ज्वाइंट सिटिंग की उस समय जो मतलब, अच्छा एक चीज और, ज्वाइंट सिटिंग का कोरम भी कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लो कि
अपने कुल मिलाकर के कितने लोग हो रहे हैं, 20 लोग ही हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ज्वाइंट सिटिंग के लिए क्या होगा, टोटल मेंबर जो है लोकसभा के प्लस टोटल मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये दोनों को मिला करके जो भी इनकी नंबरिंग है, आपको लास्ट क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं, उसका 10% लोग कम से कम होना चाहिए। मतलब कोरम कंप्लीट करने के लिए कितना होना चाहिए, 10% दोनों के जोड़ का अगर लोग आ गए हैं तो उसको कोरम माना जाएगा। वो 10% से जितना भी ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम 10% चाहिए तो ही सभा का संचालन होगा, ज्वाइंट सिटिंग का संचालन होगा। अब 10% लोग अगर आ गए हैं, ज्वाइंट सिटिंग हुई, जिधर ज्यादा वोट डल गए वो बिल पास माना जाएगा। यहां पर कोई स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 वाला लफड़ा नहीं है। क्लियर है? डिसीजन इज बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, जो भी लोग हैं और जो वोट कर रहे हैं उसका सिंपल मेजोरिटी से अगर बिल पास है तो पास माना जाएगा। ज्वाइंट सिटिंग इज रेयर, ये जनरली यूज नहीं होता है, आप जानते ही हैं कि ऐसे बहुत कम सिचुएशन होंगे जब ज्वाइंट सिटिंग करवानी पड़ेगी। देखिए, यूज ओनली अ फ्यू टाइम्स, बहुत कम बार हुआ है और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा फिर से कि ऐसे कौन से लॉ हैं या बिल हैं जो ज्वाइंट सिटिंग से पास करवाएगा। तो देखिए, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, कई बार एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट पहली बार कब आया था, तो 1961 में आया था। पहला तो क्वेश्चन यही बन सकता है। फिर क्या ये ज्वाइंट सिटिंग से आया था या इंडिविजुअली दोनों हाउस से पास हुआ था, तो ज्वाइंट सिटिंग से आया था। बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील्ड बिल, ये बैंकिंग सर्विस को हटाने के लिए, बैंकिंग सर्विस कमीशन जो बना था उसको हटाने के लिए। और पोटा इंपॉर्टेंट एक्ट है, आप इसको थोड़ा सर्च कीजिए, ठीक है, कि ये क्या है। प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी एक्ट है ये, तो ये आप देखना कि 2002 में आया था और इसमें क्या क्या प्रोविजन है, किस किस तरह के लोगों को हम इसमें धर के पकड़ते हैं। ठीक है, तो ये देखते रहना। चलो, फिर क्या है, बजट इन पार्लियामेंट। अब इंपॉर्टेंट है, बिल हमने पास करवा लिया, जो भी लॉ हमें बनाना था वो हमने बना लिया, नहीं बना तो बिल फेल हो गया, ऐसा कुछ रहेगा। अब क्या है, बजट। अब बजट जो है वो बुजेट से आया, आप जानते हैं, बैग, जनरली इसको बुजेट कहा जाता है। ठीक है, बुजेट से बदल बदल के बजट हो गया। और ये चर्चिल साहब जब लेके आते थे तो सब लोग कहते थे कि बुजेट आने वाला है, बुजेट आने वाला है। ठीक है, तो वहां से बजट चलने लग गया। द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट इज लेड बिफोर पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 112। याद रखना कि 112 आर्टिकल ये कहता है कि भारत सरकार का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर साल आएगा, उसको डिस्कस किया जाएगा, डिबेट होगा उस पर और देन उसको पास किया जाएगा। क्लियर है? बजट शब्द कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बजट शब्द का यूज किया गया है? नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, आर्टिकल 112 क्या कहता है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पहले तो यही हमें फंसाते हैं एग्जाम वाले कि क्या बजट शब्द हमारे संविधान में है, अब हम पढ़ते हैं कि हाँ बजट इन पार्लियामेंट। पहली बात। दूसरी बात कि ये 2017 से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बजट कब इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो 1 फरवरी, मतलब अभी बस होने ही वाला है, कमिंग सून। ठीक है, निर्मला सीतारमन आएंगी, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, और बजट इंट्रोड्यूस करेंगे और हम सब लोग फिर टीवी खोल के बैठे रहे, टीवी खोल के मतलब ऑन करके बैठे रहेंगे। नहीं तो आप अपना टीवी खोलने लग जाओ, ऐसा करने लग जाओ। कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट सेपरेटली, यूनियन बजट एंड रेलवे बजट। अब याद रखना कि रेलवे बजट जो है ना, नाउ मर्ज। अब ये क्या है, पहले रेलवे मिनिस्टर जो थे वो रेलवे बजट इंट्रोड्यूस करते थे और जो जनरल अपना बजट है वो फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते थे। ठीक है, 2017 से ये भी दोनों को मर्ज कर दिया गया। क्लियर है? तो याद रखना स्टेप्स क्या होगा। तो प्रेजेंटेशन ऑफ बजट बाय फाइनेंस मिनिस्टर, पहली क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बजट कौन ले आता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ले आते हैं। ठीक है, जनरल डिस्कशन इन बोथ हाउस, नॉन वोटिंग। ठीक है, दोनों हाउस में आएगा और बजट के मामले में राज्यसभा का कुछ बहुत वो नहीं है, सिर्फ डिस्कशन हो सकता है। तो याद रखना डिपार्टमेंट वाइज स्क्रूटिनी बाय डिपार्टमेंट। देखो अब ये क्या है, डिपार्टमेंट वाइज क्या होगा, इसका स्क्रूटिनाइजेशन किया जाएगा, मतलब उसको गहनता से देखा जाएगा। ठीक है, रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, जो भी उसकी स्टैंडिंग कमिटी होंगी अलग अलग सब्जेक्ट के, वो सब बैठ करके देखेंगे कि क्या है कैसा है। ठीक है, डिमांड फॉर ग्रांट्स वोटेड इन लोकसभा, राज्यसभा डिस्कसेस बट कैन नॉट वोट। याद रखना कि डिमांड फॉर ग्रांट्स, जो भी ग्रांट्स के डिमांड है ना, उनकी वोटिंग कहां होगी, सिर्फ लोकसभा में होगी। राज्यसभा का इसका कोई बहुत वो नहीं है, राज्यसभा में इस पे डिस्कशन हो सकता है।
एक चीज और याद रखना कि बजट में जो भी चीजें आई है ना, वो बढ़ाया, मतलब पार्लियामेंट इसको बढ़ा नहीं सकता, या तो उतना ही होगा या उससे कम किया जा सकता है, कट किया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है, पार्लियामेंट बढ़ा नहीं सकता। जैसे मान लो कि 100 रुपए का कोई वो है कि ठीक है, डिमांड फॉर ग्रांट 100 रुपीज का है, तो उसको 200 रुपए नहीं किया जा सकता, 99 किया जा सकता है, 50 किया जा सकता है, 100 ही रखा जा सकता है, ऐसे याद रखो। एप्रोप्रिएशन बिल ऑथराइजेस गवर्नमेंट टू विथड्रॉ फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। क्लियर है? ये भी याद रखना है कहां से कंसोलिडेटेड फंड की बातें हो रही है। फाइनेंस बिल गिव्स इफेक्ट टू टैक्सेशन प्रपोजल्स। क्लियर है? इफ एप्रोप्रिएशन एक्ट नॉट पास्ड बाय स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, द पार्लियामेंट पासेस वोट ऑन अकाउंट फॉर लिमिटेड पीरियड। क्लियर है? वोट ऑन अकाउंट किस लिए किया जाएगा? और फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंस बिल पास नहीं हुआ अच्छे से, या फिर वो डिस्कशन में है, तो फिर वोट ऑन अकाउंट के लिए डिमांड किया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना इसमें कि राज्यसभा का बहुत यहां पर मैटर नहीं है, तो बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि एग्जाम में आएगा, ठीक है ना? तो देखते रहो। अच्छा, टैक्सेशन वगैरह की जब भी बात होगी ना, तो हम टैक्सेशन की बात सेंट्रल लेवल पे कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे ग्राम पंचायतों के जो टैक्स है वो भी यहाँ पे वो होगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है? ध्यान रखो। देखो, मल्टीफंक्शनल रोल ऑफ पार्लियामेंट में पार्लियामेंट के बहुत सारे रोल हैं। एक सिर्फ यही रोल नहीं है कि वो बिल ले आए पास करे लगाते रहे, बिल ले आए पास करे लगाते रहे, ऐसा नहीं है, बहुत सारे उसके रोल हैं। जैसे पार्लियामेंट है लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, एग्जीक्यूटिव, डेलिबरेटिव, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट एंड जुडिशियल फंक्शंस। अब मोटे तौर पे एक लाइन में हम समझने की कोशिश करते हैं। लेजिस्लेटिव क्या है? आप जानते हैं कि जितने भी हमारे कंट्री के लिए लॉ बनते हैं वो कहां से बनते हैं? पार्लियामेंट से बनते हैं। क्लियर है? तो मेक्स लॉ फॉर एंटायर कंट्री। फाइनेंशियल इसका जो रोल है वो क्या है? तो कंट्रोल पब्लिक फाइनेंस, नो टैक्स और एक्सपेंडिचर विदाउट पार्लियामेंट सैंक्शन। याद रखना है, कोई भी कंसोलिडेटेड फंड से कुछ किसी भी तरीके का रुपया निकालना है, या किसी भी तरीके का हमारा एक्सपेंडिचर करना है, लोन वोन लेना है, कुछ भी लेना है, कैसा भी पैसे का खर्चा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो बिना पार्लियामेंट की अनुमति के बिना पार्लियामेंट की अनुमति के वो निकाला नहीं जाएगा, उस पर किसी भी तरीके का डिसीजन नहीं लिया जाएगा, ऐसे याद रखो। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल क्या है? थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर, मोशन, कमिटीज, पार्लियामेंट होल्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आप जानते हैं ये सारी चीज हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, ठीक है? और अकाउंटेबल। डेलिबरेटिव क्या है बेटा? फोरम फॉर डिबेट ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज। ये भी होगा कि भाई नेशनल इश्यूज क्या है, इंटरनेशनल इश्यूज क्या है, इनके फोरम डिसाइड करो, उन पे डिबेट करो, उनको देखो कि भाई किस तरीके से हम आगे पीछे रह रहे हैं, क्या है, क्या जरूरतें हैं, क्या नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? पार्टिसिपेट्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड इन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट। अब प्रेसिडेंट को हटाने की बात हो, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की बात हो, ठीक है, मतलब इम्पीचमेंट की बातें हो, ठीक है, या इनके किसी भी तरीके से अपॉइंटमेंट मतलब इलेक्शन की बात हो, तो ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, आप जानते हो, ठीक है। जुडिशियल में क्या है? इम्पीचमेंट तो जुडिशियल जैसा ही हो गया, ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस, सीएजी एक्सेट्रा, जो भी मतलब बड़े बड़े पोस्ट हैं उनको हटाने के लिए पार्लियामेंट की अनुमति लगती है, पार्लियामेंट में वोटिंग होता है, आप जानते हैं बिना इम्पीचमेंट प्रोसेस के प्रेसिडेंट हटाए नहीं जा सकते। अब इम्पीचमेंट रिमूवल अगर आपको देखना है तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जाकर के देख लेना कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का क्या तरीका है, प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का क्या तरीका है। रिमूवल ऑफ जजेस अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है, हम जुडिशरी में डिटेल में देखेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो ये हमें देखना पड़ेगा, एग्जाम में आएगा। देखिए इसके बाद क्या है? क्रिटिसिज्म क्या है इसका? तो देखिए, डिस्पाइट पावर्स कंट्रोल इज ऑफन कंसीडर्ड वीक इन प्रैक्टिस। एग्जैक्टली क्या है कि देखो, पार्लियामेंट में ज्यादातर टाइम मेरे को लगता है कि कम पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, थोड़ा पढ़े लिखे लोग आ जाएं, अच्छे एजुकेटेड लोग आ जाएं, बहुत सारे, कुछ लोग हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग कम पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग ठीक ठाक हैं, कुछ लोग साफ एकदम ना पढ़े लिखे भी होंगे। तो ये क्या होगा कि जब भी आप देखोगे ना, थोड़ा राज्यसभा लोकसभा देखा करो, तो आपको देख करके थोड़ा वो हो जाएगा। आधे टाइम स्पीकर चिल्लाते रहते हैं, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। और पहले तो कुर्सियां भी चलती थी, अब कुर्सियां फिक्स हो गई, फिर माइकें चलती थी, अब माइकें फिक्स हो गई, पानी का बोतल वोटल भी चल सकते हैं, तो ऐसी स्थितियां चल रही हैं और चलते रहती हैं। आप थोड़ा देखो, बड़ा मजा आएगा, बहुत मतलब गजब का डिबेट होता है वहां पे, ठीक है, काम कम और बस
शायरी चल रही है तो 2 घंटे तक शायराना व्यवहार चल रहा है, ठीक है। इधर कोई नेता नगरी बैठा हुआ है, कोई नेता नगरी, सब इनका वहीं पे शायरी वायरी चलते रहेगा, बढ़िया काम चलते रहेगा। देश तरक्की करे न करे बात की बात है, पर शायरी पहले करते हैं ये लोग, ठीक है। तो देखिए, पार्टी डिसिप्लिन एंड मेजोरिटी कंट्रोल मीन एमपी वोट एज डायरेक्टेड बाय द पार्टी व्हिप। आप जानते हैं व्हिप बनाया जाएगा और व्हिप के द्वारा वो कंट्रोल करते हैं, वो बार बार कोऑर्डिनेट करते रहते हैं, वो बताते हैं, ठीक है। नॉट इंडिपेंडेंट जजमेंट, ये भी है, मतलब इंडिपेंडेंटली वो कोई जजमेंट नहीं ले सकते, तो दिक्कत है। फ्रीक्वेंट डिस्ट्रप्शन, वही मैंने अभी बोला, कोई बोल रहा है तो 4 लोग उठ करके, मतलब जैसे मान लो कि कोई एक मुद्दा है और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, नेशनल मुद्दा है, और मैं थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी हूँ, सलीके से बोल रहा हूँ वहां पे, तो 4 लोग मुझे दबाने की कोशिश करेंगे, चिल्लाने लग जाएंगे, चुप हो जा, फालतू बात कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। फिर जो स्पीकर है या जो चेयरमैन है वो बोलेंगे कि शांत हो, नहीं तो अभी भगा दूंगा 2-4 दिन के लिए, 2-4 घंटे के लिए। तो ऐसी चीजें चलते रहती हैं। वॉकआउट्स, दिमाग खराब हो गया तो कोई उठ कर भाग गया, बोले नहीं अब हो गया, अब नहीं करना मुझे, ऐसी सभा में बैठना ही नहीं जहां पर मेरी बात नहीं सुनी जा रही, ये हो रहा है, भगते रहते हैं, कभी कोई कुर्सी तोड़ेगा, कभी कोई। एडजॉर्नमेंट, ज्यादा ड्रामा हुआ तो एडजॉर्नमेंट रिड्यूसेस इफेक्टिव टाइम फॉर स्क्रूटनी, तो ये भी होगा कि एडजॉर्नमेंट हो जाएगा, फिर अंत में वो थक के बोलते हैं एडजॉर्नमेंट मोशन पास किया जा रहा है, अब आप लोग शांत होइए, फिर बात करते हैं, ठीक है। टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिल्स एंड बजट, एमपीज में लैक एक्सपीरियंस एंड स्टाफ सपोर्ट। अब जानते हैं एमपी कौन से, मेरे को लगता है कि कई बार तो एजुकेशन मिनिस्टर ऐसे बना दिए जाते हैं जिनको कोई एजुकेशन का ज्ञान नहीं है, ठीक है। अब वो बात ही नहीं कर पाएंगे, या मान लो कोई चीजें हैं जिस तरीके से उनको लागू करना चाहिए तो वो बात ही नहीं करेंगे। कई बार कोई एजुकेशन मिनिस्टर ऐसा आ सकता है जो मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल के ऊपर बात ही नहीं करे, हाई स्कूल और हायर एजुकेशन की तो बात ही अलग है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। इनको ये भी देखना चाहिए कि स्कूल और कॉलेज लेवल पे टीचर किस बेस पे होने चाहिए, वो भी नहीं देखेंगे, तो चीजें चलती रहेंगी क्योंकि उनको एक्सपर्टीज है ही नहीं, उसमें एक्सपर्ट है ही नहीं, तो वो क्या करेंगे। देखिए, ओवरलोडेड एजेंडा, भर भर के काम है। ये भी बात है कि इतना बड़ा देश है और इतने बड़े देश को कुछ लोग चला रहे हैं, तो फिर क्या होगा, बहुत सारा काम होगा। तो लिमिटेड टाइम फॉर कमिटी वर्क एंड डिटेल डिस्कशन, क्लियर है। डोमिनेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव थ्रू रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन एंड सेंट्रलाइज पार्टी लीडरशिप, ये जानते हैं हम लोग। दीज लीड मेनी स्कॉलर्स टू डिस्क्राइब इंडिया एज ए कैबिनेट डोमिनेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम। आप हमने पढ़ा है, जब पढ़े थे कैबिनेट कमेटी, कैबिनेट, तो हमने पढ़ा था कि मेन फंक्शन और डिस्चार्ज जो है वो कैबिनेट के हाथ में है, तो कैबिनेट डोमिनेटिंग हो गया ना, तो इस तरीके से कैबिनेट डोमिनेटिंग है ये। पोजीशन ऑफ राज्यसभा, कई बार दयनीय लगता है, कई बार ठीक ठीक लगता है, कई बार लगता है कि बेचारे बहुत कम लोग हैं और होने चाहिए, तो ऐसा मतलब एग्जैक्टली क्या है कि अपना अपना देखने का नजरिया है। पर देखिए, राज्यसभा इज ऑफन डिबेटेड एज सेकंड चैम्बर, क्लियर है। नेसेसरी और ऑर्नामेंटल, अब देखिए ये हमेशा सेंटर ऑफ डिबेट होता है कि सिर्फ क्या ये ऐसे ही बना दिया गया व्यवस्थाओं के लिए, मनी बिल पे कुछ कर नहीं सकते, नो कॉन्फिडेंस मोशन में कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत इनके पास पावर है, बस उसी को एंजॉय कर रहे हैं, तो क्या ये सही है। मतलब अगर कोई कुछ थोड़ा पढ़ेगा तो ये बताएगा, कोई ज्यादा पढ़ेगा तो बोलेगा नहीं नहीं इनके पास पावर है, राज्य से रिलेटेड लॉ के लिए इनको अप्रूवल लेना जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इनको बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका, इम्पीचमेंट के लिए, तो ऐसी कुछ चीजें भी हैं, ठीक है। तो ये हमेशा डिबेट में रहता है कि क्या ये जरूरी है या सिर्फ एक बस बना दिया गया है, लोग बैठे हुए हैं मस्त सैलरी उठा रहे हैं, पेंशन उठा रहे हैं, जी रहे हैं। इट्स पोजीशन इज नॉट इक्वल टू द लोकसभा, बट ऑब्वियस है कि इक्वल टू द लोकसभा नहीं है। ज्यादा मैं जब पढ़ता हूं तो मेरे को लगता है कि लोकसभा ही सब कर रहा है। इन फाइनेंशियल मैटर्स कैन नॉट रिजेक्ट मनी बिल, नो कॉन्फिडेंस मोशन ओनली इन लोकसभा। आप जानते हैं कि मनी बिल के पास इनके लिए क्या है, 14 दिन रोक सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन दें वो माने ना माने लोकसभा वाले, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि इनके पास नो कॉन्फिडेंस मोशन कहां आएगा, सिर्फ लोकसभा में आएगा, तो वहीं पे पास होना है। बट दिस स्पेशल पावर कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे देखिए आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से दोनों वनडे एग्जाम प्रीलिम्स के लिए, मेंस में भी लिखोगे तो नंबर थोड़े बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 249 कैन अलाउ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट बाई 2/3 मेजोरिटी, क्लियर है। स्टेट लिस्ट में अगर कुछ भी चेंज करना है तो राज्यसभा का स्पेशल मेजोरिटी बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो बिल पास नहीं हो पाएगा, ठीक है। आर्टिकल 312 मतलब 312 कैन ऑथराइज क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, मतलब देखो ऑल इंडिया सर्विसेज में कुछ भी अगर बनाना हो, कम करना हो, कुछ भी हो, अगर बनाना है ऑल इंडिया सर्विसेज, तो उसके लिए राज्यसभा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बिना यहां से
वो बिल सेपरेटली पास हुए नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक्ट एज रिवाइजिंग चैम्बर, चेकिंग हैस्टी लेजिस्लेशन, रिप्रेजेंटिंग स्टेट्स एंड एक्सपीरियंस लीडर्स। क्लियर है। यहां पर जो लोग आते हैं, लगता है मेरे को थोड़े ज्यादा संभ्रांत टाइप के लोग आते हैं, क्योंकि एमएलएज उनको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से आते हैं, ये लोग वोटिंग होती है, इनडायरेक्ट इलेक्टेड हैं, तो ऐसा लगता है, ठीक है। एमपीज, मिनिस्टर्स ऑफन फ्रॉम राज्यसभा। क्लियर है। अब ये भी याद रखो, इसमें क्या है, एज परमानेंट हाउस प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी। अब ये भी हम जानते हैं कि राज्यसभा जो है वो कभी डिसॉल्व नहीं होता, हमने कल ही पढ़ा था, ठीक है। तो राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होगा, एक परमानेंट हाउस है, और इसके जो मेंबर हैं उसमें इंडिविजुअल मेंबर का जो टेन्योर है वो 6 ईयर रहेगा, ठीक है। तो ऐसे याद रखिए। अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हम देख रहे हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या क्या है, तो नेसेसरी टू इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ पार्लियामेंट। अब देखिए कलेक्टिव प्रिविलेजेस में क्या है, मतलब जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनका कुछ कलेक्टिव प्रिविलेजेस मिलेगा उनको, मतलब उनको कुछ कलेक्टिवली अधिकार मिलेंगे, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर वो कुछ भी बोल रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे कंडक्ट के लिए उनको जेल नहीं भेजा जाएगा, और जेल भेजा जाएगा तो मतलब जेल नहीं भेजा जाएगा। और वो सब्जेक्ट किसका होगा, तो वो सब्जेक्ट होगा रूल ऑफ प्रोसीजर का, और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, आर्टिकल 105, नॉट सब्जेक्टेड टू कोर्ट बट सब्जेक्टेड टू रूल एंड कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। देखो, राइट टू रेगुलेट इंटरनल प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अब देखिए जितने भी इंटरनल प्रोसीजर्स हैं या कंडक्ट ऑफ बिजनेस है पार्लियामेंट में, वो कलेक्टिवली परफॉर्म हो रहे हैं, सभी लोग साथ में मिल करके करते हैं, तो ये इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, प्रिविलेज हो गया, ठीक है। पावर टू पनिश फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट, ये भी याद रखना। अब इसमें ये इंप्रिजनमेंट वगैरह थोड़ा बहुत देख लेना, एक्सपल्सन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब सिर्फ इतना याद रख लो आप, काम का इतना है। पब्लिकेशन ऑफ डिबेट एंड प्रोसीडिंग्स विथ लीगल इम्यूनिटी। क्लियर है। अब इसमें क्या है कि जो भी प्रोसीडिंग्स और डिबेट है पार्लियामेंट को पब्लिश किए जाते हैं, और आप सुनते हैं कई बार बोलते हैं कि इसको मैं कट कर दूंगा, ये जो पार्ट है ये कट किया जाए, जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ठीक है, मतलब इसको प्रोसीडिंग में नहीं लाया जाएगा, ये चीजें आपकी प्रोसीडिंग में नहीं लाई जाएंगी। ज्यादा जब परेशान करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। थोड़ा राज्यसभा लोकसभा बार बार बोल रहा हूं, देखा करो, बेसिक आइडिया लगने लगेगा, आपके जो कंफ्यूजन है ना वो थोड़े थोड़े दूर होंगे, पेपर पढ़ो, ठीक है। इंडिविजुअल प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स क्या है, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट इन सिविल केसेस ड्यूरिंग सेशन 40 days बिफोर एंड आफ्टर, नॉट फॉर क्रिमिनल केसेस। अब देखो, अब रेप कर दिया, मर्डर कर दिया, सब उल्टे सीधे कुकृत्य कर दिए, ठीक है, तो कुकृत्य करने के लिए नहीं, सिविल केसेस जो सिविल मैटर है ना उनमें इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। कब, तो सेशन शुरू होने से 40 दिन पहले और सेशन शुरू होने के 40 दिन बाद तक, मतलब इनको प्रिविलेजेस है कि उसके पहले और उसके बाद नहीं किया जाएगा, ठीक है। एग्जम्पशन फ्रॉम जूरी सर्विस नीड नॉट अपीयर इन कोर्ट व्हेन पार्लियामेंट इज इन सेशन इफ रिक्वायर्ड इन हाउस। क्लियर है। अगर उनकी मान लो जरूरत है हाउस में तो वो नहीं जाएंगे कोर्ट, ठीक है, किसी भी जूरी के वर्क के लिए, तो नहीं वहां पे जाकर के प्रेजेंट नहीं होंगे कोर्ट में। क्यों? क्योंकि उस समय हाउस अपने सेशन में है, और हाउस सेशन में तो हाउस ज्यादा जरूरी है। क्लियर है। चलिए, अब सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट हम ये देखने जा रहे हैं कि हमारे यहाँ जो कि जहां से हमने मॉडल लिया है, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमने लिया है वो ब्रिटेन के वेस्टमिनिस्टर मॉडल पे है, और वेस्टमिनिस्टर मॉडल पे है तो क्या ये एज इट इज वैसा ही है या इसमें कुछ चेंजेस किया है हम लोगों ने, मतलब इसमें कुछ इंडियन फ्लेवर दिखता है? तो हाँ, इंडियन फ्लेवर दिखता है। ब्रिटेन में जो है ना वो एक तो बॉस इज ऑलवेज राइट वाली स्थिति है, और पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाता है वो कोर्ट नहीं जाता है, ठीक है, कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो मतलब वहां पर सुप्रीम कौन है? पार्लियामेंट है। अपने यहाँ कौन है? सुप्रीम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। क्लियर है। तो ये याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश चलता है। देखिए, अनलाइक यूके, इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट एब्सोल्युटली सोवरियन। क्लियर है। इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली सोवरियन विद इन लिमिट्स। क्लियर है। अपने लिमिट को पार मत कीजिए, देश पे अत्याचार मत कीजिए, ऐसा कुछ नारा आप याद रखो तो चलता रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड पार्लियामेंट्स लॉ कैन बी स्टक डाउन बाय जुडिशियल रिव्यू इफ दे वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर और फंडामेंटल राइट्स। हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। फंडामेंटल राइट में कोई पॉजिटिव चेंजेस बराबर हो सकते हैं, तो आप ये यहां से देख करके याद मत कर लेना कि फंडामेंटल राइट में कुछ भी
चेंजेस नहीं हो सकते। फंडामेंटल राइट अमेंडेबल है, अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव मैनर में हो सकता है, नेगेटिव मैनर में नहीं हो सकता। केशवानंद भारती केस हम लोग जानते हैं, बहुत डिस्कस किया इस पे, बहुत मैंने बताया केशवानंद भारती बेसिक स्ट्रक्चर, तो बेसिक स्ट्रक्चर को अगर वायलेट कर रहा है या फंडामेंटल राइट को, तो उसके केस में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर देगा और उस लॉ को जो भी इनने चेंज वेंज किया है उसको नल एंड वॉइड भी किया जा सकता है, मतलब खत्म किया जा सकता है उसके प्रभाव को। पार्लियामेंट्री पावर इज लिमिटेड बाय फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। आप जानते हैं हमारा फेडरल स्ट्रक्चर टाइप का जब हम गवर्नमेंट को देखते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है और उसमें फेडरल स्ट्रक्चर में कुछ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गया, रिटन प्रोसीजर्स है, आर्टिकल 368 मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट है उस तरीके में भी अमेंडमेंट के जो प्रोसीजर है उसी के हिसाब से चलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अमेंडमेंट कर दोगे, ये अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी जुडिशियल रिव्यू के तहत आता है। क्लियर है? चलिए, however within its field and following procedure parliament is supreme lawmaker for the union। क्लियर है? सबसे सुप्रीम लॉ मेकर कौन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारे देश के लिए? तो वो पार्लियामेंट है, ऐसे याद रखें। देखो आर्टिकल 81 क्या बोलता है कि मतलब सीट का रिजर्वेशन कैसा होगा। जैसे देखो अब एग्जैक्टली क्या है कि हमारे देश में एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन लगा हुआ है। अच्छा, अभी कास्ट वाइज सेंसस होने जा रहा है, तो ये भी आप ध्यान रखना कि क्या पहले नहीं होता था। तो पहले सिर्फ एससी और एसटी को देखा जाता था कि कितने एससी और कितने एसटीज हैं। अब हर कास्ट का सेंसस होगा, मतलब किस जाति के कितने लोग रहते हैं ये होगा। और सेंसस में आप ये भी बताएं कि फर्स्ट, मतलब थोड़ा पढ़ना तो देखना कि फर्स्ट स्टेज क्या है। मतलब सेंसस में सबसे पहले क्या घरों की गिनती होती है, लोगों के पास कैसी घरें हैं, कैसे हैं, या लोग कितने हैं। ये आपका होमवर्क है, बताते रहो, देखते रहो। ठीक है, देखिए आर्टिकल 81 क्या कहता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट फिक्स एलोकेशन ऑफ द लोकसभा सीट्स अमंग द सीट्स एंड यूटीज एंड रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। सबसे पहले ये याद रखना कि एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन लगा हुआ है वो कैसा लगा हुआ है कि उनकी पॉपुलेशन कितनी है उसके बेसिस पे दिया जाएगा। और एक चीज और याद रखना कि जनरल का मतलब ये नहीं होता है कि इसमें एससी एसटी को छाट करके, जनरल में सभी लोग हैं, मतलब सिर्फ इसमें पीपल ऑफ इंडिया की बात हो रही है, ना कि एक कम्युनिटी की बात हो रही है। तो बोलो कि जनरल सिर्फ किसके लिए है, तो जनरल लोगों के लिए, नहीं, जनरल मतलब जनरल सभी लोग, एससी एसटी ओबीसी सब आते हैं उसमें। क्लियर है? और जो सीटें रिजर्व है एससी एसटी के लिए वो सिर्फ उस पे एससी एसटी उस टाइम इलेक्शन लड़ेंगे, और उसके बाद अगर जनरल की सीट आई तो फिर वही एससी एसटी का पर्सन जनरल पे भी इलेक्शन लड़ सकता है या इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा है। ठीक है, सीट फॉर एससी एंड एसटी आर रिजर्व इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन इन द स्टेट, दे आर फिल्ड बाय इलेक्शन फ्रॉम रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज नॉट नॉमिनेशन। क्लियर है? अब ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन होंगे और रिजर्व सीटें होंगी तो इलेक्शन से भरे जाएंगे। ठीक है, होमवर्क क्या है आपका, तो देखिए लोकसभा जो है उसमें स्टेट यूनियन टेरिटरी वाइज कितनी सीटें एससी एसटी के लिए रिजर्व हैं, ये पहला आपका होमवर्क रहेगा। ये आपको याद करना है, लिखना है, इसकी चार्ट बनानी है पूरी। ठीक है, दूसरा ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा, पहले से 18वें तक के लोकसभा के कौन कौन से इलेक्शन कब कब हुए, और फिर उसमें ये भी देखिए कि प्राइम मिनिस्टर लाइन वाइज रखना आपको कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर कब रहा, क्या रहा, कॉमन कॉलम में क्या रखना है, लोकसभा रखना है, टर्म रखना है। ठीक है, रिमार्क करना है कि सबसे अर्ली डिसोल्यूशन किसका हो गया, मतलब अपने 5 साल का टर्म कंप्लीट किए बिना डिसॉल्व कौन सा हो गया, इमरजेंसी कब कब लगा और कब उसको एक्सटेंड किया गया। क्योंकि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग रखने वाली चीजें, इसलिए हम लोगों ने इसको मतलब चार्ट वार्ट नहीं बनाई। आपका होमवर्क है कि देखिए कौन सा लोकसभा फर्स्ट टर्म कब रहा, सेकंड टर्म कब रहा, ऐसे करते करते 18 तक। फिर उसमें देखिए कि सब कौन से लोकसभा ऐसे हैं जो डिसॉल्व हो गया, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ, या सबसे ज्यादा लंबे समय तक लोकसभा मतलब एक्सटेंड कर करके इंदिरा गांधी के समय रहा होगा, तो वही है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा पहले से लेकर के अभी तक। अब इसमें अगर आप थोड़ा ऊपर नीचे करना चाहो तो ऐसे याद रख लेना कि पहले वाले को याद रख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट नाम होंगे उनको याद रखना, और आखिरी के 2-3 जरूर याद रखना। अगर रिस्क लेना चाहते हो तो, नहीं लेना चाहते हो तो सारे। कॉलम में क्या क्या डालोगे, नाम, टेन्योर और मेजर नोट्स, कुछ स्पेसिफिक है उनके लिए तो वो भी आप डालेंगे। क्लियर है? चलिए देखिए आर्टिकल्स रिलेटेड टू द पार्लियामेंट एट अ ग्लांस, इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। हालांकि हमने मोस्ट ऑफ द आर्टिकल इसमें डिस्कस किया हुआ है और बहुत सारे आर्टिकल इसमें नहीं भी हैं, तो जो नहीं है वो मेरे को लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, किसी भी बुक का रेफरेंस ले सकते हैं। जैसे देखिए आर्टिकल 79 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, मतलब प्रेसिडेंट प्लस 2 हाउस हमने पढ़ा है।
कि प्रेसिडेंट और अपर हाउस लोअर हाउस मिलकर के हमारा पार्लियामेंट बनता है। आर्टिकल 80 एंड 81 क्या कहता है, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, मतलब 80 जो है वो राज्यसभा की बात करेगा, 81 जो है ये देख लेना, ठीक है। आर्टिकल 83 क्या है, ड्यूरेशन ऑफ हाउस, मतलब किस हाउस का कितना ड्यूरेशन होगा ये देखना। 84 एंड 102, तो 84 है वो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए है और 102 जो है 84 जो है वो क्वालिफिकेशन के लिए है और 102 जो है वो डिस्क्वालिफिकेशंस के लिए है। तो ये ऐसे हमने डाला है, मतलब आगे पीछे आर्टिकल जो है जैसे वैसे ही आप पढ़ लो। 85 जो है वो सेशन, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन, मतलब कैसे सेशन होंगे, कैसा प्रोरोगेट किया जाएगा और डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा कैसे होगा, ये चीजें हैं, ठीक है। 86 एंड 88 जो है वो राइट्स ऑफ प्रेसिडेंट है, मिनिस्टर्स है, एजी एंड अटॉर्नी जनरल टू एड्रेस हाउसेस। अब अटॉर्नी जनरल जो है ना वो आकर के किसी भी हाउस में बैठ सकते हैं, सुनवाई में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोटिंग राइट्स नहीं होती इनके पास, तो ये देख लेना, ठीक है। आर्टिकल आप इंडिविजुअली अगर याद करना चाहो कि 86 क्या है, 88 क्या है, तो वो भी देख सकते हो। 100 क्या है, वोटिंग, ठीक है, एंड कोरम। और 108 जो है ना वो सिर्फ ज्वाइंट सिटिंग की बात करता है। तो 100 में ये दोनों चीजें हैं, वोटिंग एंड कोरम, ठीक है। कोरम कितना है, तो 10% का है अभी एट प्रेजेंट, इसको कम ज्यादा किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, तो अभी याद रखो। 110 क्या है, मनी बिल, ठीक है। और 111 क्या है, प्रेसिडेंट्स असेंट, तो ये भी याद रखो। 112 क्या है, तो ये बजट है, और बजट के लिए मैंने बोला था कि बजट के लिए क्या बोला गया है, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, ठीक है ना, मतलब बजट टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। और 117 जो है वो फाइनेंस बिल की बात करता है, ठीक है। तो ये देख लेना थोड़ा सा, आर्टिकल 118 और 122, ये 118 से 122 नहीं है, 118-22 है, ऐसा है। रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स, ठीक है, मतलब ये 118 हो गया और ये 122 हो गया, ऐसे याद रखो, क्लियर है। आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस पावर, ये हमने रटा है। आर्टिकल 249 एंड 252 पार्लियामेंट्स पावर ओवर स्टेट, ये दोनों याद रख लेना आप। 312 क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज, राज्यसभा का पढ़ा है हमने कि मेजर रोल है इसमें। और आर्टिकल 368 हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय पार्लियामेंट, मतलब अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और इसमें ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है, ये भी याद रखो। मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कभी भी ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है, क्लियर है। इसके साथ हमसे क्वेश्चन कुछ ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, जैसे मान लो कि एक इलेक्शन होता है और इलेक्शन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए इलेक्शन हुआ, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, और एक पर्सन दोनों के लिए ही नॉमिनेशन फॉर्म भरा, एक पर्सन एक्स है और दोनों के लिए इलेक्ट हो गया, तो क्या होगा, तो उसको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के पहले एक हाउस को छोड़ना होगा, चाहे जिसको वो छोड़े, क्लियर है। अगर मान लो कि पहले से ही एक हाउस का मेंबर है, जैसे मान लो कोई लोकसभा का मेंबर है और राज्यसभा का इलेक्शन हुआ और राज्यसभा के लिए भी इलेक्ट हो गया, क्लियर है, और अब वो रेजिग्नेशन दे ही नहीं रहा है, मतलब बता ही नहीं रहा है कि हमें क्या करना है, तो इसका अपने आप जो पहले वाला हाउस जिसका मेंबर था वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और वो दूसरे के लिए एलिजिबल हो जाएगा। मतलब ये कुछ ऐसा है कि हम एक पोस्ट पे हैं और दूसरे पोस्ट के लिए अप्लाई किए, मतलब दूसरा पोस्ट चाहते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखो, एक पर्सन जो राज्यसभा लोकसभा कुछ भी हो या दोनों ही हो और साथ में लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्शन में जीत जाए और कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करे एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, तो फिर ये दोनों की उसकी पात्रता चली जाएगी, वो लेजिस्लेटिव असेंबली बोलेंगे अपने राज्य में जाओ वहां रहना, क्लियर है, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए एलिजिबल होगा, क्लियर है। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए यहां पर हम अपना ये पार्लियामेंट लगभग जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो कंप्लीट कर दिए हैं। आप थोड़ा सा इसके एमसीक्यू लगाइए और एमसीक्यू लगा करके देखिए, कुछ क्वेश्चन अगर नहीं बनते हैं तो उनको नोट डाउन कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। चलिए, थैंक यू।